युग पुरुष, धनवंतरी स्वरूप, न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। मैं गुरु जी से आशीर्वाद मांगता हूँ और आप लोग सब लोगों की मैंने थोड़ी सी बड़ी टॉपिक मैंने ली है, काफ़ी पेजेस हैं इसमें, उसको मैं शॉर्टकट में भी ट्राई किया हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। और कहीं भी कुछ क्वेश्चन पूछना है बाद में हम पर्सनली बात कर लेंगे, मैं ग्रुप में उसका आंसर बोल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये कैसे बीमारी के लिए कौन से इलाज के लिए किस तरह ट्रीटमेंट्स को मिलाकर देना है, इसे सही तरीके से समझना और सीखना। तो सबसे पहले मंच में आसीन सभी महानुभावों को तथा सभी न्यूरोथेरेपिस्ट गुरु भाई बहनों को मेरा सप्रेम नमस्कार एवं आशीर्वाद। आप सभी को इस ज्ञान यज्ञ में हार्दिक स्वागत है। तो मैंने एक्चुअली मैं कुछ और स्टाइल से बोलना चाहता था तो ये ऐसे आ रहा है, अच्छी बात है। यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है इसको अगले स्लाइड में आप विस्तार से समझेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए। हाँ, ये कई थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट तो याद कर लेते हैं लेकिन हर मरीज़ के अनुसार इलाज को बदलने यानी जिसको बोलते हैं कस्टमाइज करने, इसमें कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस सत्र का उद्देश्य क्या है? केवल याद करना नहीं बल्कि लॉजिकल ढंग से सोचना सीखना और मरीज के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही ट्रीटमेंट का संयोजन चुन पाना। क्योंकि एलिमेंट्री में सफलता का सूत्र यही है कि शरीर की फिजियोलॉजी यानी शरीर कैसे काम करता है उसको समझना और सही ट्रीटमेंट को सही क्रम में लगाना। फिर इस क्यों जरूरी है, जैसे दीदी ने कल बताया था ना कि भाई वो पहले पी हेपरिन दो, फिर 125 DCC, फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल, वो क्रम बताया था दीदी जी ने जो गुरुजी ने बनाया था। तो ये सही ट्रीटमेंट ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हर मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और जब हम ट्रीटमेंट के पीछे का क्यों मैंने क्यों ये ट्रीटमेंट दिया जाता है इसको समझ लेते हैं तो हम केवल टेक्नीशियन नहीं रहते, मास्टर थेरेपिस्ट बन जाते हैं। और यही इसका मेरे इस टॉपिक को चुनने का सही ये है और इस सत्र का भी उद्देश्य यही है, ये पूरे 3 दिन का कॉन्फ्रेंस। तो नेक्स्ट, तो एलिमेंट्री में हम रटते नहीं समझते हैं। जब हम क्यों और कैसे को समझ लेते हैं तो शरीर अपने आप सही दिशा में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड। हम खास इलाज का मिश्रण क्यों देते हैं? क्योंकि एलिमेंट्री जो है वो कैसे वो काम करता है रिफ्लेक्स जोन्स पर, माने रिफ्लेक्स जोन्स पर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो दूर से काम करते हैं ना, ग्लैंड इधर है हम दूसरे जगह देते हैं, इसी के लिए मैं इसको बताता हूँ रिफ्लेक्स जोन्स। तो इससे हम क्या करते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सर्कुलेशन और नर्व सिग्नल्स इनको बैलेंस करते हैं। ये सभी को पता है लेकिन इसका टेक्निक क्या है? आज मैं आपको एक छोटी सी 2-3 उदाहरणों से इसका टेक्निक बताऊंगा कि आपको सही क्वेश्चन कैसे चुनना है। फिर ये क्वेश्चन सुनने से मैंने क्वेश्चंस ऐसे लॉजिकल होनी चाहिए, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अगले इसमें। तो इसमें सिम्टम्स से हम उनका कौन सा एक्सिस डिस्टर्ब्ड है, जैसे चंद्रप्रकाश जी ने बताया ना HPA एक्सिस, तो वैसे कौन सा एक्सिस डिस्टर्ब्ड है और उसको TRTS जो मैंने लिखा था उस एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म था ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ट्रीटमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करके वो बैलेंस को रिस्टोर करना है, जो इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्री। पहले ब्रेन से हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेजता है, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी द्वारा उसको ग्लैंड्स को रिले करता है, फिर ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं और हार्मोन्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। अगर ये कार्य ठीक से चलता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बीमारियां कब आती हैं, अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो तो ही वह बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ये मैंने सिंपल लॉजिक है लेकिन इसी के यही हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो न्यूरोथेरेपी का, तो वही बीमारी का रूप धारण करता है और जिससे क्या बिगड़ जाता है, होम्योस्टेसिस और बैलेंस, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस को वापस संतुलन में लाने के लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट्स किस प्रकार बनाने हैं इसके लिए 6 स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप्स क्या क्या हैं? पहले प्राइमरी सिम्टम को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर शरीर से पेन पॉइंट्स से क्लूज प्राप्त कीजिए, कैसे प्राप्त करना है वो भी बताता हूँ और उससे कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। फिर सपोर्टिव जोन्स क्या है इसको सेलेक्ट करना है, फिर ट्रीटमेंट्स उसी के आधार पर फिजियोलॉजी के आधार पर डिवाइस करना है।
एडिशनल सपोर्टिंग ट्रीटमेंट्स करना है। फिर फाइनली क्या करना है, पूरे शरीर और प्रभावित हिस्से दोनों का इलाज एक साथ करना है। उसी को मैं बोलता हूँ इंटीग्रेट सिस्टमिक एंड लॉजिकल अप्रोच। थैंक यू। तो अभी पता लगाएं कि सबसे प्राथमिक मुख्य लक्षण क्या है, शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित है। थैंक यू। तो ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नहीं, इसको थोड़ा हाँ, बस ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। हाँ, जब पेशेंट जो है, जब मल्टीपल कंप्लेंट्स के साथ आता है, कोई भी पेशेंट एक ही कंप्लेंट तो आता ही नहीं है, मल्टीपल कंप्लेंट्स और मल्टीपल जगह अनेक अनेक जगह पे घूम घामने के बाद अपने पास आता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉडी का कौन सा सिस्टम प्राइमरीली डिस्टर्ब्ड है, प्राथमिक रूप से, इसी से हमको एक्यूरेट डायग्नोसिस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्राइमरी सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें पहले पहले सिम्टम्स लक्षण शुरू हुए और जिसमें तीव्र लक्षण पहले प्राप्त हुए, और फिर इसी से कई समस्याएं उस एक लक्षण या प्रणाली से जुड़ी हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट। फिर इसके बाद उसके साथ एडिशनल सपोर्टिंग ट्रीटमेंट्स देना है। तो इसमें डीपर बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले अब ये सब चीज़ें आपको पता ही है, एसिड फार्मूला किस लिए देते हैं, फिर CNNS गैस। हाँ, इसमें हम CNNS गैस के साथ डाइजेशन के लिए ये C+ कॉडाइक्विना प्लस वो देते हैं। फिर UDF और डाइजेशन अब्जॉर्प्शन फार्मूला, नॉर्मल अजे नॉर्मल या फास्ट अजे नॉर्मल, ये रॉ मटेरियल्स के लिए देते हैं। फिर P हेपेरिन 6ADR सर्कुलेशन के लिए। फिर बोन मैट्रिक्स फार्मूला, इसके बारे में इसका फार्मूला भी एंड में दूंगा, जिसको चाहिए वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट करके। फिर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ये सब कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी एक्टिवेशन, VDR, दीदी ने एक शब्द बोला था, विटामिन डी रिसेप्टर, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। केवल 125 DCC जब नहीं काम करता है तो ये सब देना है, इसके बारे में डिटेल में आऊँगा। तो फिर नर्व वीकनेस के लिए लार्ज फोलिक ब्लैक और कोलेजन ट्रीटमेंट, नर्व मसल रीजनरेशन के लिए, ये सब जैसे ज़रूरत है वैसे हमको देना है। तो नेक्स्ट, डायग्नोसिस तय करने के लिए क्या सवाल है, नेक्स्ट। अभी यही से शुरू होता है अपना कार्य। ओके, क्या क्वेश्चन, अभी एक ये है हेडेक कॉज्ड बाय डाइजेशन, ठीक है, जो सबसे सिंपल बीमारी मैंने पहले ली है, और एक या दो और कॉम्प्लिकेटेड बीमारी भी देखेंगे, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस क्या पूछना चाहिए, तो आपको पता है इनसे सिम्टम्स वगैरह से जो जैसे प्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि इसको हेडेक तो उन्होंने बोल दिया, हेडेक क्यों आया, उसके लिए उचित क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहले है, बिफोर मील्स हेडेक होता है या आफ्टर मील्स हेडेक होता है। तो बिफोर मील्स का मतलब ये लो ब्लड शुगर या वीक डाइजेशन, बिफोर मील्स। आफ्टर मील्स का मतलब पुअर डाइजेशन, एसिडिटी या बाइल इश्यूज, पित्त की समस्याएं हो सकती हैं, वो सब आपको पेन पॉइंट से आगे कंफर्म हो जाएगा। फिर हेडेक क्या है, मैंने तेल चीज़, फ्राइड चीज़ खाने से या बाहर के खाने से हेडेक क्या बढ़ जाता है क्या, तो उसमें अक्सर बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इनका लीवर और स्टमक खराब है, हेड से संबंधित नहीं। हेड एक, मैंने इसमें से हम यही प्रूव एक देखेंगे एक क्वेश्चन से कि ये हेड एक ज़्यादातर ब्रेन से संबंधित नहीं है, हालांकि हेड एक का मतलब ब्रेन से संबंधित होना चाहिए, लेकिन इसके रूट कॉजेस अन्य जगह है, और वो नहीं है तो फिर ब्रेन को हम सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये जैसे ही बोलेंगे कि हाँ मैंने तली हुई चीज़ें खाने से तकलीफ़ होती है, तो ये डाइजेस्टिव ओरिजिन है, न्यूरोलॉजिकल इश्यू नहीं है। फिर BP, हेडेक का एक मुख्य कारण BP है, तो BP सुबह कैसे होता है, आपका रीडिंग क्या है, और उसका भी एक मैंने सूचक के हिसाब से क्या आपको हेवीनेस लगता है, ब्लोटिंग लगता है, या हेडेक के साथ गैस होता है। तो ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इन दोनों से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा और हेड को सर्कुलेशन कम हो जाएगा। फिर आंतरिक और दिमाग का कनेक्शन इससे ये होता है, प्रूफ होता है। फिर डकार, पासिंग गैस या पेट साफ होने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको रिलीफ मिलता है क्या, तो इससे कंप्लीटली पता चल जाता है ये डाइजेस्टिव प्रेशर के कारण ही ये हेडेक है।
यानी आप जब ऐसे लॉजिकल बोलेंगे, और उसको बोल भी सकते हैं, ये मैं इसलिए ये कारण के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो उसको समझ में आएगा ये ऐसे वैसे नहीं पूछ रहे हैं, तो आपका लॉजिक उनके मन में एकदम इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर एसिडिटी, खट्टी डकार, छाती में जलन, ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इम्प्रॉपर गैस्ट्रिक फंक्शन, मैंने इस याद रखना है कि इम्प्रॉपर गैस्ट्रिक फंक्शन में ये पेट में एसिड की कमी से नहीं आता है, पेट की एसिड की पेट की एक्सेस एसिड से नहीं आता है, सॉरी, पेट एक्सेस एसिड से नहीं आता है, एसिड की कमी से आता है। ये एस्टेब्लिश करना है हमें, क्योंकि हमको CNS गैस देने से काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, हेडेक में कमी हो जाती है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। फिर उनका जीभ देखिए, क्या टंग कोटेड है क्या? फिर पूछिए क्या आपको सुबह सुबह कड़वापन लगता है क्या मुंह में? तो इसका मतलब ही, सुबह कड़वापन का मतलब ही वो लिवर ओवरलोड हो रहा है, यानी हमको ज़्यादा लिवर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर पेट साफ होता है क्या? कॉन्स्टिपेशन है क्या? बार बार जाना पड़ता है क्या? एक बार में साफ नहीं होता। तो ये सब का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन होने से वो टॉक्सिन्स जो हैं अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, तो उसके कारण ही हेडेक आ रहा है। जैसे ही उसको पेट साफ हो गया, उसका हेडेक निकल गया। तो हमको उसी से समझ में आता है कि इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछकर उसको लिए उचित उपचार देना है। फिर अधूरा मलत्याग के कारण क्या होता है? पेट पूरी तरफ से साफ ना होने के कारण आंत में दबाव रहता है। फिर कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है, जल्दी जल्दी खाने से उनको तकलीफ आती है, हेडेक हो जाता है। तो यह तो उनसे पूछना ऐसा होता है क्या? तो फिर इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेस के कारण वेगस नर्व इनका दब रहा है, पुअर डाइजेशन के कारण हेडेक हो रहा है। तो इसलिए इसका मतलब है शरीर के जो स्वचालित ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, दिल की धड़कन, पसीना इत्यादि, इस पर असर होने के कारण ये हेडेक आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आ जाता है। फिर और 2 क्वेश्चन मैंने वैसे हर बीमारी के लिए 4-5 बीमारी के लिए 10-10 क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें 1-2 बीमारी आज लेंगे। तो टेम्पररी रिलीफ का मतलब सिस्टम को सप्रेशन हो रहा है और रूट करेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एंटासिड्स या पेन किलर्स हेल्प करते हैं, बोलने से इसका रूट कॉज को ठीक नहीं किया गया। फिर कुछ लोगों को, अनेक लोगों को खाना खाने के बाद थोड़ी सी झपकी लेने की इच्छा होती है, नहीं ले पाएंगे सर्कमस्टेंस के अनुसार, वो दूसरी बात है, लेकिन झपकी लेने से अच्छा लगता है। तो उसका मतलब है कि खाना, गुरुजी ये बोलते थे कि खाना खाने के बाद आपको पूरी ताकत रहनी चाहिए। आप अगर उस समय झपकी लेते रहेंगे और आपको उसमें आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपके पेट के डाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी खाना आपको नहीं दे रहा है, वो उल्टा उसको लोड भी कर रहा है। तो और इस समय झपकी ले लेना अच्छा है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब डाइजेशन बहुत पुअर है। और इधर कुछ रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, इसलिए कि ये रेफरेंसेस की आइडिया मुझे चंद्र प्रकाश जी के उससे PPT से मिला था, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ। थैंक यू, रेफरेंसेस मैंने दिया, तो आप कभी भी इसको रेफरेंसेस को भी देख लीजिएगा, और उसमें ये सब अच्छी तरफ से एक्सप्लेन किए गए हैं ये रेफरेंसेस में। नेक्स्ट है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग क्वेश्चन का मतलब ही क्या है कि बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है, जो ये कंक्लूजन लाता है। तो क्या हेडेक सडन आता है, सीवियर होता है और वॉमिटिंग के साथ आता है क्या, या विजन लॉस या वीकनेस? इन सब का मतलब ही है कि ये ब्रेन से संबंधित है, ये पाचन संस्था से संबंधित नहीं है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत आपको ब्रेन के लिए जो चाहे डॉक्टर से करें, या चाहे आप उनका ब्रेन के लिए जो भी ये करना है, इन्वेस्टिगेशंस करना है, वो करके हमको ये करना है। और एलिमेंट्री का डायग्नोस्टिक टिप क्या है इसमें? हेड पेन रहेगा, गैस पॉइंट में पेन रहेगा, लिवर पॉइंट में टेंडरनेस रहेगा, इसका मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का गड़बड़ी है। तो ये क्वेश्चन से आपको पता चल गया ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हेडेक डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण हुआ है। तो अभी क्लिनिकल कंक्लूशन क्या है? उन्होंने बोला हेडेक, और बोलते हैं हर शाम को हेडेक आता है। तो ये हमने सोच लिया हेडेक है तो सिर्फ हेडेक की तो प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन दे देंगे, एम हेपरिन दे देंगे, ए हेपरिन दे देंगे, तो बात नहीं बनती। हमको पुअर डाइजेशन रियल प्रॉब्लम है, लिवर ओवरलोड रियल प्रॉब्लम है, इसीलिए। और इसका मतलब ये है कि बैड डाइजेशन के कारण टॉक्सिन बिल्डअप हो रहे हैं, और इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन में स्ट्रेस आ रही है, इसके कारण हेडेक आ रहा है। तो इसके अगर आप केवल हेड को ट्रीट करते हैं, जैसे गोलियां होते हैं, काफ़ी गोलियां हेड को हेडेक के लिए गोली आती हैं, वो डाइजेशन को ठीक नहीं करते, इसलिए हेडेक वापस आ जाता है। न्यूरोथेरेपी में हम डाइजेशन को ट्रीट करेंगे तो हेडेक अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है।
तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम दिमाग में नहीं है, पुअर डाइजेशन और आंतड़ियों का कम काम करना ही मेन प्रॉब्लम है। तो इसको समझकर हमको ट्रीटमेंट बनाना है, ठीक है। इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अगर हेडेक मील से संबंधित है, खाने पीने से संबंधित है, या गैस रिलेटेड है, या बोवेल रिलेटेड है, यानी पेट साफ होता है कि नहीं और डाइजेशन ठीक होने से इम्प्रूवमेंट आता है, तो हेडेक प्राइमरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर है, नॉट द हेड। तो इसको ये एक पेज आप समरी का पेज ऑलवेज आप रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो इसमें ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें क्रैम्प्स जो आते हैं ना, जो बुज़ुर्गों में आफ्टर 50-55 अनेक लोगों को क्रैम्प्स आते हैं। तो उसमें एक उसके संबंधित एक बीमारी है जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का मतलब क्या है, आप लेटे हुए हैं, ज़्यादातर सीधे लेटते हैं अनेक लोग, तो लेटे हुए थोड़ी देर के बाद आपको पैर खींचने की एक इच्छा होती है या पैर को लंबा करने की इच्छा होती है। तो यानी पैर आपका रेस्टलेस है, मैं हरकत करते रहता है, उसी को बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। और ये क्रैम्प्स के साथ जुड़ा हो सकता है, बिना क्रैम्प्स का भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, क्रैम्प्स कब होता है? रात को होता है, सुबह होता है, या चलने के बाद होता है? तो ये इसमें नाइट अर्ली मॉर्निंग क्रैम्प्स क्या सजेस्ट करता है? मेंटल डिफिशियंसी, ये क्वेश्चन 8 में भी आएगा इसके बारे में, ठीक है। फिर एक्सरसाइज क्रैम्प्स जो है ये मस्कुलर है, अब्जॉर्प्शन रिलेटेड नहीं, यानी जब हम चलने के बाद, थोड़ी देर चलने के बाद हमें क्रैम्प्स आते हैं, तो वो अब्जॉर्प्शन से संबंधित नहीं है, वो ये मसल से संबंधित है। और आगे कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन 8 में जाएंगे बाद में। फिर नेक्स्ट, ये क्रैम्प्स क्या मसाज करने से या तेल वगैरह मालिश करने से या हीट देने से, कुछ लोग हीट देते हैं ना, इंफ्रारेड, तो वो सब देने से आपको रिलीफ मिलता है क्या? हाँ, थोड़ी देर के लिए मिलता है, लेकिन वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है, रूट करेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये इंटरनल डिफिशियंसी है, सिस्टम की डिफिशियंसी है। अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एक साथ मिलकर हमें इसमें पता चलेगा कि ये क्रैम्प्स पुअर डाइजेशन से ही संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? ब्लोटिंग, गैस या इंडाइजेशन है क्या? ब्लोटिंग माने पेट फूलना, भारी भारी लगना इत्यादि, गैस या इंडाइजेशन। तो ये एक है कि जब पुअर डाइजेशन है उसमें मुख्य है कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एपिटाइट, आपकी भूख कैसी है, नॉर्मल है, लो है, मैंने इरेगुलर है। अनेक लोगों को एक आदत है कि भूख लगे ना लगे टाइम पर खा लेना। मैंने टाइम पर खाना खराब नहीं है, लेकिन भूख न लगने पर टाइम पर खाना इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर दिन आप जो खाते हैं वो हमेशा एक टाइम के अंदर पचेगा ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को 3 घंटे में पचेगा, कुछ लोगों को कुछ दिन आपको 2 घंटे में पचेगा, कुछ दिन आपको 5 घंटे में पचेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या आपने खाना खाया। तो इसीलिए उसके अनुसार ही अपना इसको लंच या डिनर को रखना चाहिए, ना कि केवल टाइम देखकर रखना चाहिए। तो क्योंकि वीक एपेटाइट का मतलब ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम निकल रहे हैं और इससे मिनरल अपटेक मैंने बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको हम इन दोनों से हम ये पता चलता है कि क्रैम्प्स पुअर डाइजेशन से संबंधित हैं। फिर खाने के बारे में, आप क्या खाते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं क्या? ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली लेते हैं क्या? तो इससे क्या है, अगर डाइटरी इंटेक सही है तो या अब्जॉर्प्शन फेलियर है, इन दोनों के बीच में आपको पता चल जाएगा। तो अगर नॉर्मल इंटेक के साथ क्रैम्प्स है, नॉर्मल इंटेक माने सब सब्जियां खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं और नट्स सीड्स वगैरह ज़रूरत के अनुसार खा रहे हैं, अगर वो है तो इसका मतलब है अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है। और अगर वो खा ही नहीं रहे तो फिर उनको खाने के लिए बोलना है। तो यही है। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं क्या? तो अगर सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी क्रैम्प्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो सप्लीमेंट्स शरीर के लिए लग नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है VDR जो है विटामिन D रिसेप्टर उसमें मैंने ब्लॉक है या अब्जॉर्प्शन में ब्लॉक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्यू है और इधर ही हमको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और बोन मैट्रिक्स ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब फार्मूलाज आगे आएंगे। तो नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन है क्या? इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स है क्या? तो इससे यही इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन टाइम मैंने लिखा ना, मैंने 2 3 4 बार जाना है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, पेट साफ नहीं होता। तो उसका मतलब वही टॉक्सिन्स रिसाइकल हो रहे हैं शरीर के अंदर, यही क्रैम्प्स का एक मुख्य कारण है। फिर हेवीनेस या फैटीग इन लेग्स,
ज़्यादा नहीं चलने के बावजूद, मैंने बोला ना क्वेश्चन 1 में, ये क्वेश्चन 8 है, तो ज़्यादा नहीं चलने के बावजूद हमें अगर क्रैम्प से मैंने भारीपन लगे तो इसका मतलब है मसल मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है और सर्कुलेशन नहीं है। तो ये मिनरल इम्बैलेंस के साथ ये ज़्यादातर ये कॉमन है। तो अभी इसके बाद आएगा नेक्स्ट, क्रैम्प्स क्या स्वेटिंग के बाद, डायरिया के बाद या डिहाइड्रेशन के बाद और बिगड़ते हैं क्या? तो इसका मतलब क्या, लॉस ऑफ सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, ये तीनों में से कोई किसी एक की गड़बड़ी है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन कंफर्म हो गया। फिर उसके साथ और भी है, अगर टिंगलिंग, सुन्नपन या नमनेस या रेस्टलेस लेग्स अगर है तो इसका मतलब है न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, और इसमें मुख्य क्या है, मैग्नीशियम या कैल्शियम का इम्बैलेंस। और इसमें अगर वो पैर बार बार खींचने की हरकत करता है तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम RLS, और इसके लिए 20 मेडुला बहुत अच्छा काम करेगा, और 20 मेडुला 12 गैस है इत्यादि। तो अभी एक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, मैंने ये है या वो है, ये मैंने आगे भी बताया था कि आपको पहले बैक पेन, रेडिएटिंग पेन या नर्व कंप्रेशन का पूर्व इतिहास है क्या? नर्व कंप्रेशन तो आपको रिपोर्ट में भी आ जाता है ना, तो उसको वो नर्व कंप्रेशन से हाँ बोलने से इसका मतलब है स्पाइन से संबंधित है, ये क्रैम्प्स नर्व से संबंधित है। दूसरे और एक कारण है किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिजीज़ है क्या, थायराइड डिसऑर्डर, या ज़्यादा दिन के लिए आपको डायूरेटिक्स लेना पड़ा क्या? तो डायूरेटिक्स का मतलब क्या है, इसको वाटर पिल भी कहते हैं। तो ये किडनी को ज़्यादा यूरिन बनाने के लिए प्रेरित करता है, मैंने उसके लिए दिया जाता है। जिनको कम यूरिन आता है उनको ये दिया जाता है कि ज़्यादा यूरिन बने। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम क्या होता है, शरीर से अनचाहा एक्सेस नमक और पानी भी निकल जाता है। मैंने नॉर्मली निकलना चाहिए, वो नहीं निकल रहा है इसलिए ये मैंने उनको यूरिन ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन अनचाहा एक्सेस नमक निकल गया तो कभी कभी उसके कारण क्रैम्प्स आता है। और ये वैसे तो ये BP और स्वेलिंग कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है। तो इससे फाइनल क्लिनिकल कंक्लूशन क्या है, प्राइमरी उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को नाइट लेग क्रैम्प्स है, तो हमने सोचा कि ये प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। और रियल प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मिनरल अब्जॉर्प्शन फेलियर है, और इसमें कारण भी लिखा है मैंने, पुअर डाइजेशन के कारण मैग्नीशियम और कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होते, फिर मसल्स मिसफायर करते हैं, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मेनली CNS, अभी तो चंद्रप्रकाश जी ने बताया था ना गट का कितना बड़ा रोल है, तो CNS और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इन दोनों सिस्टम्स को रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसलिए अप्लाइंग ऑयल ऑन लेग्स, इसीलिए ही ऑयल जब तेल मालिश करते हैं तो टेम्पररी रिलीफ होता है, और हम क्या करते हैं फिक्सिंग डाइजेशन, तो इससे क्रैम्प्स परमानेंटली बंद होता है। इसलिए मैंने लिखा है ऊपर से कि मसल पेन डजंट ऑलवेज मीन मसल डिजीज़, मसल डिजीज़ है ऐसा नहीं है, यहाँ तो हमने देखा कि ये डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो क्लिनिकल कंक्लूजन, मोस्ट लेग क्रैम्प्स आर नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स, नेक्स्ट, हाँ, are not due to lack of minerals but inability to absorb and utilize them। अगर क्रैम्प्स रात को आते हैं, बार बार आते हैं, या सप्लीमेंट से रेसिस्ट करते हैं, यानी सप्लीमेंट से उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, और डाइजेस्टिव कंप्लेंट भी है, तो प्राइमरी कंप्लेंट कहाँ है, मिनरल अब्जॉर्प्शन, यानी हमको डाइजेशन को ठीक करना है। ओके, एक और बीमारी है डिप्रेशन, बहुत आई होप ये स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हाँ ठीक है ना अच्छा, नहीं टाइम के लिए मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, ओके, क्योंकि ये अभी तक मेन इसमें नहीं आया। अच्छा, इसमें मैं अभी नेक्स्ट चला जाता हूँ, स्लाइड नंबर 41 में जा सकते हैं क्या, उसमें तुरंत 41 नहीं 42, अभी इसमें और एक बीमारी है उसको बाद में देखेंगे, बड़ी है वो डिप्रेशन, ठीक है। वैसे इसमें है 42, हाँ बस, परफेक्ट। तो ये चेक पेन पॉइंट्स क्लूज फ्रॉम द बॉडी हम तो करते ही हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बाकी लोगों को भी समझाना है ना। तो पेन एट एलिमेंट्री पेन पॉइंट्स हेल्प्स फाइन ट्यून द ट्रीटमेंट, ये मैंने लिखा है इधर कि ये अगला, अच्छा ठीक है। इसमें हम क्यों पेन, ये टेंडरनेस, एलिमेंट्री पॉइंट्स में टेंडरनेस क्या बताता है, पहले कौन सा ऑर्गन स्ट्रेस्ड है, कि फंक्शनल है, फंक्शन बिगड़ रहे हैं, या क्रॉनिक है बीमारी, और कौन सा कंट्रोल सिस्टम इसमें डोमिनेंट है। 3 सिस्टम है ना, न्यूरल, हार्मोनल और मेटाबॉलिक, तो कौन सा सिस्टम डोमिनेंट है।
हाँ, पेन इज इक्वल टू ओवरलोड डिसफंक्शन एट दैट फिजियोलॉजिकल लेवल। तो इसको हम आगे जाके समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो एग्जाम्पल है, ये सब आपको पता है। गैस में पेन है तो डाइजेशन पुअर है, नाभि अपसेट है। पैन में पेन है तो इंसुलिन इम्बैलेंस है। और लिवर जीरो म्यूकस जीरो तो हम चेक करते ही हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस। और रिंग फिंगर पेन ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस। फिर थायराइड में पेन, थायराइड स्लगिशनेस। आप लोग सब चौंक गए होंगे, थायराइड में पेन कहाँ होता है, हमको तो बताया नहीं। बताता हूँ आपको, शायद इसमें यहाँ भी बताया था मैंने। ये देखो, मैंने कहा ना कि भाई ये दो साइड, थायराइड ग्लैंड के दो साइड हमारे गर्दन में भी इसको समझ में आता है। तो अगर आप ऐसे करके हाथ को ऐसे रखिए और ऐसे करके सिर्फ ऐसे हिलाइए, इधर दर्द है तो लेफ्ट थायराइड स्लगिश है, इधर दर्द है तो राइट थायराइड स्लगिश है। और इसका कोरिलेशन क्या है, हाथ पैर ठंडे हैं तो लेफ्ट थायराइड में पेन रहेगा, हाथ पैर बहुत गर्म है, शायद आपको तो एसी कहाँ है, नहीं चल रहा है, ऐसे अगर लगेगा तो आपको इस साइड में दर्द होगा। सिंपल है। और ये सब मैंने आश्रम में गायत्री मैया के इससे सौजन्य से मुझे ये सब एडिशनल पॉइंट्स समझ में आए। वैसे गुरुजी ने ये सब इस तरह से नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने महसूस किया होगा और वो इसीलिए तो थायराइड को भी बाइफर्केशन किए थे। ठीक है, तो ये है आपको अभी न्यू कमर्स के लिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस के बारे में एक शब्द। आपको पता है कि हम दो जगह में पेन देखते हैं, एक है उंगली में, एक है यहाँ लिवर जीरो म्यूकस जीरो में। तो उंगली के पेन ये किससे संबंधित है, हमारी सांस से संबंधित है, इसको मुखदौती से निकाला जाता है। तो उंगली के पेन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस। वैसे या लिवर जीरो म्यूकस जीरो किडनी से संबंधित है, और किडनी किससे संबंधित है, हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। ठीक है, उसमें लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी में दर्द होगा तो एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, राइट है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। वैसे यहाँ लेफ्ट फिंगर रिंग फिंगर पेन में लेफ्ट है तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आप इसको मुखादौती देकर निकाल सकते हो। हाँ मुखादौती करना है, और हु मुखादौती इसके लिए करना है जो राइट साइड में पेन होता है। तो ये सब आपको याद होगा, पर इसको मैं नए न्यू कमर्स के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट, गोल्डन एलिमेंट्री प्रिंसिपल क्या है, पेन पॉइंट्स रैंडम नहीं हैं। आप नहीं सोचना कि भाई कहीं भी देखते हैं और कुछ भी हम लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। पेन पॉइंट्स बड़ा सिस्टमेटिक है, उसके लिए गुरुजी ने चार्ट भी बनाया है, मैंने कई लोगों के पास होगा। सो ये बॉडी की डायग्नोस्टिक लैंग्वेज है। अभी जो इस सत्र के लिए मुख्य है, एक बीमारी अभी इसमें लूँगा, सेलेक्ट सपोर्ट 3 4 5 3 स्टेप्स को मैंने इकट्ठा किया है। 6 स्टेप मैंने आपको बताया है, उसमें 3 स्टेप्स इकट्ठा किया है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, पुअर डाइजेशन और क्रॉनिक एसिडिटी। ये डाइजेशन के लिए क्वेश्चंस क्या होगा वो उधर अप्रॉक्सीमेटली आपको समझ में आया होगा। और वैसे हर बीमारी के लिए क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, और इसमें मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है और वो क्वेश्चंस का आइडिया मुझे आ गया, फिर अपने तरफ से मैंने न्यूरोथेरेपी उसमें जोड़ा है। तो ये भी एक बहुत मैंने वेरी सिंपल टेक्निक है। ठीक है, अभी हम स्लाइड नंबर 47 में जाते हैं। स्लाइड नंबर 47, यस, सेलेक्ट द सपोर्टिव, नहीं इससे पहले वाला, इससे 2 स्लाइड पहले, इससे एक और पहले, हाँ नहीं इसके बाद वाला, हाँ इसके नेक्स्ट, हाँ कंट्रोलिंग आर्गन्स, नहीं हाँ स्टमक। ठीक है, तो सपोर्टिव जोन्स मैंने ट्रीटमेंट, ये स्टेप 3 है। सपोर्टिव जोन्स क्या है, यानी मैं बोलता हूँ हम लोग भी एक तरफ के डॉक्टर हैं ना, सर्जन ही समझ लो। सर्जन पहले क्या करते हैं, पहले अपने पास कौन कौन से औजार चाहिए, एक पेशेंट के लिए कौन कौन से औजार चाहिए ये निकाल के रखते हैं। वैसे मैं इसको वही स्टेप बताता हूँ। मैंने सपोर्टिव जोन्स का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे यहाँ रखना है, और इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है, वो मेरे अनुभव से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये चीज़ है। तो इसमें पहले हमको कंट्रोलिंग ऑर्गन्स क्या है ये देखना है, वो तो अपने इससे पता चल गया क्वेश्चन से। फिर उसमें उस ऑर्गन्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स क्या क्या हैं ये मैंने दिया हुआ है। फिर इधर मिनरल्स और एंजाइम्स क्या क्या, किस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ये यहाँ है। अच्छा ठीक है ओके। नहीं मिनरल, ये कितने मिनट है अभी, 5 मिनट, ठीक है अच्छी ओके। मिनरल्स और एंजाइम्स क्या हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, जिंक, ये सब
ठीक है, बाकी ये सब है। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए, मैं फास्ट जाता हूँ थोड़ा। तो ये फिर उसमें कंट्रोल सेंटर में ये सब चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एसिडिटी हमारे अनुसार क्या है, एसिडिटी स्ट्रेस डिजीज है, एक्सेस एसिड के कारण नहीं होता है। तो नेक्स्ट है, ये एक मुझे बताना है, जैसे ये इन्होंने बताया था हिपोक्रेट्स के बारे में, एक बहुत मशहूर ये श्लोक है, ये समदोष समाग्निश्च समधातुमलः क्रियाः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये महर्षि वाग्भट जी, ये इसमें क्या है, ये सुश्रुत समृद्धता में लिखा हुआ है ये। तो इसके मैंने बहुत ये है, जब त्रिदोष में बैलेंस हो, जठराग्नि अच्छी रहे, धातु और मल बनने की क्रिया ठीक से हो, और आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न रहे, उसी को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। फिर इसी के और एक है सर्वे है रोगाः सर्वेपि मन्तेग्नो, ये भी मैंने वाग्भट जी ने लिखा है अष्टांग हृदय में। तो ये सब, और अपने परम पूज्य गुरु जी ने तो लिख दिया है कि नाभि अपने जगह से हटने से ही बीमारियां आती हैं। न्यूरोथेरेपी में नाभि को ठीक कर पाचन को सुधारना ही इलाज का पहला ये है, कदम है। तो इसलिए गुरु जी ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये गुरु जी यूज़ करते हैं और उन्होंने इसको अपनी तरह से डेवलप किया है। फिर नेक्स्ट है ये की सिम्टम्स। यहाँ देखिए आपको ये कौन कौन से औजार मुझे यूज़ करना है, उससे क्या फार्मूला बना। इधर फार्मूला के बारे में देखिए कि मैंने क्या किया। CNS गैस तो आपको पता है क्या करता है, उसके लिए उसको प्रेरणा देने के लिए 6 मेडुला यूज़ किया। फिर 12 गैस है डोपामिन के लिए है, सेशिएटी मैंने लिखा है, तो डोपामिन के लिए, तो उसको भी प्रेरणा देने के लिए पहले वेगस नर्व दिया है और फिर 1 लिवर 3 पॉइंट्स दिया है सपोर्ट के लिए। और कॉल में ट्रीटमेंट तो आपको पता है। और इसका क्लूज कहाँ से मिला हमें कि गैस पॉइंट में पेन है, लिवर में पेन है और स्लीप डिस्टर्ब्ड है। तो स्लीप डिस्टर्ब के लिए हमको कभी कभी डोपामाइन की ज़रूरत है, हमको कभी कभी सेरोटोनिन की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है ये देखिए, ये एक और ये गट बैलेंसिंग के लिए एक ट्रीटमेंट बनाया मैंने, बहुत अच्छा है ये ट्रीटमेंट। और इसमें हमने क्या किया, लिवर को 3 जगह यूज़ किया है, 3 बार छोटा छोटा करके। 15 मेडुला के बाद पहले पॉइंट में लिवर, फिर 6 मेडुला के बाद सेकेंड पॉइंट में लिवर, 10 मेडुला के बाद थर्ड पॉइंट में लिवर, इनटू 3 ट्रीटमेंट्स। तो यानी बेसिकली 15 मेडुला और 10 मेडुला यूज़ किया है, लेकिन उसको लिवर के साथ कंबाइन करके हमने उसको मैंने डायरेक्शन दिया है। फिर दूसरा तो 1 पॉइंट लिवर 6 ट्रीटमेंट, ये क्या करता है पता है, एंजाइम के लिए ये CNS गैस, ठीक है, हो गया। अब इतने से तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया। लास्ट में अभी जाते हैं, अभी बहुत सारे अच्छे हैं लेकिन वो नहीं होगा, तो अभी हम लास्ट में जाते हैं कि इंटीग्रेट बहुत अच्छे। अच्छा 6 नंबर, ये स्लाइड नंबर 84 में चले जाइए, 84 में। हाँ अच्छा, इसी से पहले थोड़ा सा पहले है, इसको और थोड़ा पीछे जाइए। इंटीग्रेट, हाँ, और एक बस, हाँ ये 84 करेक्ट है ये। तो कभी कभी 2 या ज़्यादा सिस्टम्स को बैलेंस करके ये करना है, जैसे मैंने लिखा 10 पैन इंटू 3 के साथ 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 और 6 ADR ब्लड शुगर के लिए। और ये तो आपको पता है, ये गुरुजी का लैक्टिक एसिड फार्मूला, वो मेंस्ट्रुअल और PCOD, डायबिटीज़, हाई BP, इतने में ये काम करता है। फिर 125 DCC और 2 ADR क्रैम्प्स के लिए। तो ये होलिस्टिक इंटीग्रेशन है, इससे पूरे सिस्टम का होमियोस्टेसिस को रिस्टोर करता है, ये सिम्टम सप्रेशन नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी है। इसमें और 2-3 ही स्लाइड्स हैं, तो इससे नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये सब ऑर्गन्स के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स यूज़ करते हैं, तो ठीक है, ये सब ऐड करना पड़ता है। और फिर ये डिजीज़ में अगर डिजीज़ हाई BP है तो सबसे पहले, नहीं थोड़ा पीछे, डिजीज़ हाई BP है तो सबसे पहले आपको ब्रेन, किडनी, एड्रिनल के बारे में सोचना है। डायबिटीज़ है तो पैनक्रियास, लिवर और स्ट्रेस के बारे में सोचना है। एसिडिटी है तो स्ट्रेस, स्टमक और लिवर। डिप्रेशन के लिए क्या देना है, क्रैम्प्स के लिए क्या क्या को सोचना है, ये आपको मैंने लिखा है। नेक्स्ट, ये मैं कहता हूँ ये LMNT का गोल्डन प्रिंसिपल है। हाँ, अभी ये जो है कॉमन मिस्टेक्स थेरेपिस्ट मेक मेमोराइजिंग प्रोटोकॉल्स विदाउट लॉजिक, यही 2-3 लोगों ने बोला है कि अब ग्रुप में पूछकर, दीदी ने भी बोला है कि ग्रुप में पूछकर आप मैंने ट्रीटमेंट मांगते हो, ये ठीक नहीं है। और क्योंकि एक व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट यूज़ होगा वो हर एक व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपको फिक्स क्या करना है, अंडरस्टैंड वही इस ट्रीटमेंट इज गिवन। फिर कुछ लोग लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को पढ़ नहीं सकते, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रीटिंग ओनली सिम्टम्स इज़ नॉट ऑलवेज यूजफुल। आपको मैच ट्रीटमेंट्स टू लैब डाटा, जैसे शुगर है, थायराइड है, किडनी, लिपिड्स है, ये सब आपको मैच करना है।
फिर नेक्स्ट है हाँ ओवरलोडिंग टू मेनी ट्रीटमेंट्स। कुछ लोग पहले दिन ही 8-10 ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो गुरुजी भी बोलते थे पहले दिन इतना सब ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, आप पहले दिन कॉन्सेंट्रेट करो केवल 2-3 ट्रीटमेंट से, जिससे उनका सिस्टम ठीक करे। आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर कॉन्सेंट्रेट करो। फिर ये एडजस्टिंग फॉर हार्ट पेशेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हार्ट पेशेंट्स को पूरे 30 मेडुला नहीं देते हैं, 30 लेफ्ट मेडुला दे सकते हैं या 10 लेफ्ट मेडुला दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाँ ये टिप्स फॉर बेटर रिजल्ट्स, ऑलवेज क्रॉस चेक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस विद पेशेंट लैब रिपोर्ट्स। जो मैंने बोला है अभी उसी को आप जो ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं उसको पेशेंट के लैब रिपोर्ट्स के साथ ये कीजिए। और केवल पेशेंट स्पेसिफिक इसको स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स फिट करने से नहीं होगा, एक साइज सभी को फिट होगा ऐसा नहीं है। प्रोग्रेस हर 2-3 सप्ताह में एक बार प्रोग्रेस को देखना है और रूट कॉज को फोकस कीजिए, केवल सिम्टम्स को नहीं कीजिए। तो इसके अगले में नहीं, इसमें एक गुरुजी का फोटो था, अरे गुरुजी का फोटो नहीं आया, बस हो गया। ये गुरुजी का फोटो मैंने लगाया था, गुरुजी हम लोग उसको वेव कर रहे हैं। तो ये गुरुजी का फोटो ओरिजिनल फोटो कलर में मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो ये गुरुजी हम लोग को वेव कर रहे हैं, हम भी उनको वेव कर रहे हैं। तो इसके बाद ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।